कक्षा 12 के लिए अध्याय 2 विलयन सॉल्यूशन। इस इकाई के मुख्य बिंदु जिन पर हम चर्चा करेंगे वे हैं विलयन एवं विलयनों के प्रकार, विलयन की सांद्रता एवं उन्हें व्यक्त करने की विधियां, गैसों की द्रवों में विलेयता, हेनरी का नियम, उसकी सीमाएं तथा अनुप्रयोग, ठोस विलयन एवं प्रकार, ठोस की द्रव में विलेयता, वाष्पदाब तथा वाष्पदाब को प्रभावित करने वाले कारक, द्रव-द्रव तथा ठोस द्रव विलयनों के लिए राउल्ट का नियम, अणुसंख्य गुणधर्म, वाष्पदाब का सापेक्ष अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, एंटीफ्रीज विलयन, परासरण एवं परासरण दाब, तनु विलयन संबंधी वैन हॉफ का नियम, समपरासरी, अतिपरासरी तथा परासरी विलयन। अणुसंख्य गुणधर्मों द्वारा अणुभारों का निर्धारण, असामान्य अणुभार, वैन हॉफ गुणांक, विलयन में विलेय के संगुणन तथा वियोजन की मात्रा की गणना और अंत में वस्तुनिष्ठ व सत्य असत्य कथनों पर आधारित प्रश्न। विलयन हमारे दैनिक जीवन में बड़ा महत्व रखता है। अनेक रासायनिक एवं जैव रासायनिक अभिक्रियाएं विलयन की अवस्था में ही संपादित होती हैं। यदि यह कहा जाए कि सभी जीवों का अस्तित्व विलयनों के कारण है तो यह कहना अतिशयोक्ति न होगा। आइए सबसे पहले जानें कि विलयन क्या होता है। विलयन अर्थात सॉल्यूशन, दो या दो से अधिक रासायनिक अभिक्रिया न करने वाले पदार्थों का समांगी मिश्रण जिनका संगठन एक निश्चित सीमा तक परिवर्तित किया जा सकता है, विलयन कहलाता है। समांगी मिश्रण का अर्थ है कि विलेय के कण विलयन में एक रूप में वितरित रहते हैं एवं संपूर्ण मिश्रण में पदार्थों का संगठन तथा गुण एक समान रहता है। सामान्यतः किसी विलयन की भौतिक अवस्था उसकी विलायक की अवस्था को प्राप्त करती है तथा किसी आदर्श विलयन के लिए विलेय के कणों का आकार अर्थात व्यास 10⁸ मीटर की परास का होता है। उदाहरणार्थ जल में नमक का विलयन, ऑक्सीजन का जल में विलयन आदि। विलयन दो घटकों से मिलकर बना होता है, विलेय तथा विलायक। कम मात्रा में उपस्थित अवयव को विलेय कहते हैं। इस प्रकार का विलयन द्विअंगी विलयन कहलाता है। विलेय धन विलायक बराबर विलयन। उदाहरण कॉपर सल्फेट और जल का विलयन। चित्र में नीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस कॉपर सल्फेट है जिसे बीकर में लिए जल में घोलकर नीले रंग का विलयन दर्शाया गया है। विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। यूं तो विलयनों को विभिन्न गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, लेकिन विलेय तथा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। निम्न सारणी से सभी विलयनों के प्रकार, विलेय, विलायक एवं उदाहरणों की जानकारी ली जा सकती है। यहाँ जो चित्र आप देख रहे हैं वे सभी क्रमशः 9 प्रकार के विलयन हैं। पहले चित्र में पीतल की कटोरी दिखाई गई है जो तांबा व जिंक की मिश्र धातु है। दूसरा चित्र सोने में मिश्रित पारे की है। तीसरा चित्र पैलेडियम धातु पर हाइड्रोजन के अधिशोषण की है। चौथे चित्र में नमक का जल में विलयन प्रदर्शित किया गया है। पांचवें चित्र में जल व अल्कोहल के विलयन को दर्शाया गया है। छठवें चित्र में कार्बन डाइऑक्साइड का जल में बना विलयन अर्थात सोडा वाटर दर्शाया गया है। सातवें चित्र में ठोस गैस विलयन धुआं दर्शाया गया है। आठवें चित्र में द्रव गैस विलयन आर्द्रता को दिखाया गया है और अंतिम 9वें चित्र में गैस गैस विलयन हवा को प्रदर्शित किया गया है। विलयन की सांद्रता एवं व्यक्त करने की विधियां, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड मेथड्स ऑफ एक्सप्रेशन। आइए सबसे पहले जानें कि सांद्रता से क्या अभिप्राय है। किसी विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा की अभिव्यक्ति उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विभिन्न विधियां निम्नलिखित हैं। पहली, द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता, वेट परसेंटेज। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। सूत्रानुसार विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा गए 100। उदाहरणार्थ
10% ग्लूकोज विलयन का अर्थ है कि 10 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम जल में घोलकर कुल 100 ग्राम विलयन बनाया जाता है। द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता को निम्न आंकिक प्रश्न के उदाहरण से सुगमता से समझा जा सकता है। सांद्रता को व्यक्त करने का दूसरा तरीका है आयतन प्रतिशत सांद्रता, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मिलीलीटर आयतन को आयतन प्रतिशत कहते हैं। विलेय का आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणा गए 100। उदाहरणार्थ, अल्कोहल का जल में 10% V/V विलयन का तात्पर्य है कि 10 मिलीलीटर एथेनॉल 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित है। तीसरा तरीका है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सांद्रता, अर्थात 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सांद्रता कहते हैं। विलेय का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुणा गए 100। उदाहरणार्थ, नमक का जल में 10% W/V विलयन का तात्पर्य है कि 10 ग्राम नमक 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित है। चौथा, भाग प्रति 10 लाख सांद्रता, पार्ट पर मिलियन कंसंट्रेशन, ppm। विलयन के 10 लाख अर्थात 10 की घात 6 भागों में उपस्थित विलेय के भागों की संख्या को भाग प्रति 10 लाख सांद्रता कहते हैं। इसे ppm द्वारा व्यक्त करते हैं। सूत्रानुसार विलेय की ppm सांद्रता बराबर विलेय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा गुणा गए 10 की घात 6। पांचवा तरीका है प्रबलता अर्थात स्ट्रेंथ, S। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को विलयन की प्रबलता कहते हैं। इसे ग्राम प्रति लीटर या ग्राम प्रति डेसीमीटर क्यूब द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसका संकेत कैपिटल S है। सूत्रानुसार विलयन की प्रबलता S बराबर विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलयन का आयतन लीटर में। छठवीं विधि है मोलरता अर्थात मोलैरिटी अथवा मोलर सांद्रता। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों या ग्राम अणुओं की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल M द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। सूत्रानुसार मोलरता अर्थात कैपिटल M इज इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। किसी विलयन की मोलरता ताप पर निर्भर करती है तथा ताप में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती है। इसका कारण आयतन तथा ताप द्वारा प्रभावित होना है। किसी विलयन की मोलरता ताप पर निर्भर करती है तथा ताप में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती है। इसका कारण आयतन का ताप द्वारा प्रभावित होना है। दो भिन्न विलयनों की मोलरता व आयतन में निम्न संबंध है। M1V1 इज इक्वल टू M2V2। 2 या 2 से अधिक भिन्न मोलरता वाले विलयनों को मिलाने पर परिणामी विलयन की मोलरता निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात की जा सकती है। M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 सो ऑन इज इक्वल टू M4 इंटू V1 प्लस V2 प्लस V3 सो ऑन। मोलरता की अवधारणा को निम्न आंकिक प्रश्न द्वारा समझा जा सकता है। सांद्रता को व्यक्त करने का 7वां तरीका मोललता है अर्थात मोलैलिटी। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक मोल प्रति किलोग्राम होता है। मोललता स्मॉल m इज इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। किसी विलयन की मोललता ताप पर निर्भर नहीं करती है तथा ताप में परिवर्तन के साथ अपरिवर्तित रहती है। मोललता को निम्न उदाहरण से समझा जा सकता है। अगली विधि है नॉर्मलता अर्थात नॉर्मेलिटी। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल N से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होता है। नॉर्मलता कैपिटल N इज इक्वल टू विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में।
किसी विलयन की नॉर्मलता ताप पर निर्भर करती है तथा ताप में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती है, क्योंकि ताप व आयतन एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। दो भिन्न विलयनों की नॉर्मलता व आयतन में निम्न संबंध है। N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2। दो या दो से अधिक भिन्न नॉर्मलता वाले विलयनों को मिलाने पर परिणामी विलयन की नॉर्मलता निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात की जा सकती है। N1 V1 प्लस N2 V2 प्लस N3 V3 इज इक्वल टू N4 इंटू V1 प्लस V2 प्लस V3। निम्न अंकित प्रश्न को सुगमता से समझकर नॉर्मलता की अवधारणा को समझा जा सकता है। सांद्रता को व्यक्त करने की अगली विधि है मोल प्रभाज या मोल अंश अर्थात मोल फ्रैक्शन। किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव, विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित संपूर्ण मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। इसे स्मॉल x से व्यक्त करते हैं। सूत्रानुसार किसी घटक का मोल प्रभाज x बराबर किसी एक घटक के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। यदि किसी विलयन में घटक A के Na मोल व घटक B के Nb मोल उपस्थित हैं तो A तथा B के मोल प्रभाज XA तथा XB के मान निम्न होंगे। XA इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb तथा XB इज इक्वल टू Nb अपॉन Na प्लस Nb। एक विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोल प्रभाजों का कुल योग सदैव एक होता है। जैसे उपरोक्त विलयन के लिए XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। मोल प्रभाज एक इकाई रहित राशि है तथा यह ताप पर निर्भर नहीं करती है। निम्न उदाहरण द्वारा मोल अंश की संकल्पना को सुगमता से समझा जा सकता है। सांद्रता को व्यक्त करने की अगली विधि है फॉर्मलता अर्थात फॉर्मेलिटी। किसी विलयन के 1 लीटर में घुले हुए विलयन के ग्राम सूत्र भारों की संख्या को विलयन की फॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ग्राम सूत्र भार प्रति लीटर होता है। सूत्रानुसार फॉर्मलता कैपिटल F इज इक्वल टू ग्राम सूत्र भारों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। निम्न आंकिक प्रश्न की सहायता से फॉर्मलता को समझा जा सकता है। सभी प्रकार की सांद्रता की अभिव्यक्तियां एक दूसरे में परिवर्तित की जा सकती हैं। इसी क्रम में आइए नॉर्मलता व मोलरता के मध्य अंतर संबंध को समझें। नॉर्मलता एवं मोलरता में संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी। किसी विलयन की नॉर्मलता व मोलरता में निम्न प्रकार संबंध ज्ञात किया जा सकता है। चूंकि नॉर्मलता गुणा के तुल्यांकी भार बराबर विलयन की प्रबलता एवं मोलरता गुणा के अणुभार बराबर विलयन की प्रबलता, अतः नॉर्मलता गुणा के तुल्यांकी भार बराबर मोलरता गुणा के अणुभार। दाएं पक्षों के समान होने की स्थिति में लिखा जा सकता है कि नॉर्मलता बटे मोलरता बराबर अणुभार बटे तुल्यांकी भार, अतः नॉर्मलता बटे मोलरता बराबर n। अतः नॉर्मलता बराबर n इंटू मोलरता, जहाँ n किसी अम्ल की क्षारकता या किसी क्षार की अम्लता है। इस संबंध द्वारा नॉर्मलता व मोलरता को एक दूसरे में बदला जा सकता है। गैसों को द्रव में विलेय के रूप में घोला जा सकता है। आइए अब चर्चा करें गैसों की द्रवों में विलेयता पर। गैस की द्रव में विलेयता, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। किसी गैस की द्रव में विलेयता, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। किसी गैस का मातादा अर्थात STP अर्थात 273 केल्विन ताप व 1 वायुमंडलीय दाब पर वह आयतन जो दिए हुए ताप एवं दाब पर विलायक की इकाई आयतन में घुलकर संतृप्त विलयन बनाता है, गैस की विलेयता कहलाता है। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। पहला, गैस तथा विलायक की प्रकृति, नेचर ऑफ द गैस एंड सॉल्वेंट। द्रव में गैसों की विलेयता गैस एवं विलायक की प्रकृति पर निर्भर करती है। जो गैस सुगमता से द्रवीभूत हो जाती है या सुगमता से आयनीकृत हो जाती है, वह गैस जल में अधिक विलेय होती है। ध्रुवीय प्रकृति के विलायकों में ध्रुवीय प्रकृति की गैसें जैसे SO2, HCl आदि विलेय होती हैं, जबकि अध्रुवीय प्रकृति के विलायकों में अध्रुवीय प्रकृति की गैसें जैसे हाइड्रोजन, ऑर्गन,
आदि अधिक विलेय होती हैं। दूसरा, ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सामान्यतः ताप वृद्धि से द्रव में गैस की विलेयता घटती है। किसी द्रव में गैस का घुलना एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, अतः किसी ताप पर गैस की विलेयता की व्याख्या लाशातेलिय के नियम से की जा सकती है। गैस धन विलायक बराबर विलयन धन ऊष्मा। समीकरण के रूप में समझा जा सकता है कि गैस को विलायक में घोलने पर ऊष्मा बाहर निकलती है, अतः कम ताप पर अधिक गैस को घोला जा सकता है तथा ताप बढ़ाने पर गैस की किसी द्रव में विलेयता कम हो जाती है। तीसरा, दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। दाब बढ़ाने पर गैसों की विलेयता बढ़ती है। किसी द्रव में गैसों की विलेयता पर दाब के प्रभाव की गुणात्मक व्याख्या भी लाशातेलिय के नियम से की जाती है। समीकरण से एक आयतन गैस तथा एक आयतन विलायक अर्थात कुल दो आयतन घटकों से एक आयतन विलयन प्राप्त होता है, अतः विलयन बनने पर आयतन में कमी आती है। लाशातेलिय के नियमानुसार दाब बढ़ाने पर साम्य अग्र दिशा की ओर अग्रसर होगा, अर्थात अधिक दाब पर अधिक गैस विलायक में घुलेगी। चित्र में अधिक दाब लगाकर अधिक गैस का विलायक में घुलना प्रदर्शित किया गया है। दाब के विलेयता पर प्रभाव की मात्रात्मक व्याख्या सर्वप्रथम विलियम हेनरी द्वारा की गई थी। हेनरी का नियम, हेनरीज लॉ। गैस की विलेयता दाब बढ़ाने पर बढ़ती है। दाब बढ़ाने पर गैस के अणु अधिक निकट आते हैं तथा द्रवित होकर विलयन का अंग बन जाते हैं। विलियम हेनरी ने सन 1802 में दाब तथा गैसों की विलेयता के मध्य संबंध स्थापित किया, जिसके अनुसार स्थिर ताप पर द्रव के एक निश्चित आयतन में घुलित उस गैस का द्रव्यमान विलयन के साथ साम्यावस्था में स्थित गैस के दाब के समानुपाती होता है। गणितीय रूप से m is directly proportional to P, m is equal to Kp, जहां स्मॉल m गैस का द्रव्यमान, स्मॉल p गैस पर स्थापित साम्य दाब तथा k स्थिरांक है, जो कि विलायक की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है। यदि गैस की विलेयता को इसके मोल प्रभाज में व्यक्त किया जाए तो गैस का आंशिक दाब विलयन में गैस के मोल अंश के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात x is directly proportional to P, x is equal to Kp, P is equal to 1/k into x और P is equal to KHx। P गैस का आंशिक दाब, x गैस का मोल अंश तथा KH हेनरी का स्थिरांक है। समीकरण P is equal to KHx को ग्राफ के रूप में प्रदर्शित किया गया है। x अक्ष पर साम्य दाब व y अक्ष पर विलेयता के मध्य ग्राफ खींचा गया है, जो प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर विलेयता भी उसी अनुपात में बढ़ती है। रेखा का ढाल KH द्वारा तय होता है। अतः वाष्प प्रावस्था में किसी गैस का आंशिक दाब विलयन में गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। चित्र A, B व C से यह संकल्पना सरलता से समझी जा सकती है। यह नियम तभी सत्य सिद्ध होता है जबकि हेनरी के नियम की सीमाएं। यह नियम तभी सत्य सिद्ध होता है जबकि प्रयोग को निम्न सीमाओं का ध्यान रखकर किया जाता है। पहला, दाब कम होना चाहिए तथा ली गई गैस को आदर्श गैस के समान व्यवहार करना चाहिए। दूसरा, गैस की विलायक के साथ कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए, अर्थात कोई नया यौगिक नहीं बनना चाहिए। तीसरा, तापमान बहुत कम नहीं होना चाहिए। चौथा, प्रयोगार्थ ली गई गैस अत्यधिक विलेय भी नहीं होनी चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण रोचक जानकारियां। हेनरी स्थिरांक KH किसी विलयन की प्रकृति का फलन होता है, अर्थात किसी तापमान पर इसका मान गैसों के लिए विशिष्ट होता है। तापमान बढ़ने के साथ हेनरी स्थिरांक अर्थात KH का मान भी बढ़ता है। हेनरी स्थिरांक KH का मान बढ़ने पर किसी गैस की द्रव में विलेयता घटती जाती है। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। पहला, कार्बोनीकृत पेय पदार्थों के उत्पादन में। हेनरी के नियमों के आधार पर ही शीतल पेय में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए उच्च दाब पर सीलबंद किया जाता है। दूसरा, गहरे समुद्र में गोताखोरी में। गहरे समुद्र में गोताखोरी में गोताखोर ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए संपीड़ित वायु पर निर्भर रहते हैं।
हेनरी के नियम के अनुसार गैसों की विलेयता दाब के साथ बढ़ती है, अतः नाइट्रोजन व ऑक्सीजन दोनों रक्त में पर्याप्त रूप से घुली रहती हैं। ऑक्सीजन उच्च आंशिक दाब एवं विलेयता के कारण उपापचय अर्थात मेटाबॉलिज्म में प्रयुक्त होती है, जबकि नाइट्रोजन रक्त में घुली रह जाती है तथा बुलबुले बनाती है। जब गोताखोर सामान्य वायुदाब में आता है तो ये बुलबुले गोताखोर को हानि पहुंचाकर द बेंट रोग का कारण बनते हैं। अतः आजकल सिलेंडरों में हीलियम द्वारा तनुकृत वायु, जिसमें हीलियम 11.7%, नाइट्रोजन 56.2% तथा ऑक्सीजन 32.1% भरी जाती है। तीसरा, पर्वतारोहियों अथवा ऊंचाई पर रहने वाले लोगों के लिए ऊंचाई पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होता है। परिणाम स्वरूप ऊंचाई पर रहने वाले लोगों तथा पर्वतारोहियों के रक्त तथा ऊतकों में ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है। इस कारण वे शारीरिक दुर्बलता, सोचने समझने की क्षमता में कमी अर्थात एनोक्सिया नामक रोग से पीड़ित हो जाते हैं। आइए अब चर्चा करें ठोस विलयनों पर। ठोस विलयन अर्थात सॉलिड सॉल्यूशंस। दो या दो से अधिक ठोसों के समांगी अर्थात होमोजीनियस मिश्रण को ठोस विलयन कहा जाता है। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं: प्रतिस्थापी ठोस विलयन, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। इस प्रकार के विलयनों में एक ठोस पदार्थ के जालक में उपस्थित कुछ संघटक कण, परमाणु अथवा आयन किसी अन्य पदार्थ के समान प्रकार के कणों से प्रतिस्थापित हो जाते हैं। प्रतिस्थापी ठोस विलयन कहलाते हैं। उदाहरणार्थ पीतल, कांसा आदि। चित्र में नीले रंग से विलेय के परमाणु जबकि गहरे हरे रंग से विलायक के कणों को प्रदर्शित किया गया है। नीले रंग के बिंदुओं द्वारा हरे रंग के बिंदुओं को या कणों को प्रतिस्थापित दिखाया गया है। ठोस विलयनों का दूसरा प्रकार है अंतराकाशी ठोस विलयन अर्थात इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। इस प्रकार के विलयनों में एक ठोस पदार्थ के जालक में उपस्थित रिक्तियों अर्थात वॉइड्स या अंतराकाश इंटरस्टिशियल स्पेस में किसी अन्य पदार्थ के परमाणु स्थित होते हैं। टंगस्टन कार्बाइड WC इस प्रकार का एक ठोस विलयन है। इस ठोस विलयन में कार्बन परमाणु टंगस्टन परमाणुओं के जालक में उपस्थित अंतर आकाशीय स्थान ग्रहण कर लेते हैं। टंगस्टन कार्बाइड के जालक में टंगस्टन परमाणु फलक केंद्रित घनीय जालक FCC में व्यवस्थित रहते हैं। प्रत्येक कार्बन परमाणु अष्टफलकीय रिक्ति में 6 टंगस्टन परमाणुओं से घिरा रहता है। चित्र में टंगस्टन परमाणुओं को हरे रंग के बिंदुओं के रूप में तथा उनके अंतर आकाशीय स्थानों में परमाणु नीले रंग के बिंदुओं से प्रदर्शित किया गया है। चित्र में टंगस्टन परमाणु को हरे रंग के बिंदुओं के रूप में तथा अंतर आकाशीय स्थानों में कार्बन परमाणुओं को नीले रंग के बिंदुओं के रूप में प्रदर्शित किया गया है। ठोसों की द्रवों में विलेयता, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। जब एक ठोस विलेय को द्रव विलायक में सतत रूप से मिलाया जाता है तब विलेय घुलता जाता है तथा विलयन की सांद्रता बढ़ती जाती है। अंततः एक स्थिति ऐसी आती है जब विलेय की और अधिक मात्रा उस ताप पर नहीं घुलती है। इस अवस्था में विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त विलयन की सांद्रता ही विलेयता कहलाती है। विलेयता को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है: स्थिर ताप पर किसी द्रव में ठोस की विलेयता को ठोस की ग्रामों में उस अधिकतम मात्रा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो वह 100 ग्राम विलायक में घुलकर उसी ताप पर संतृप्त विलयन बना सकती है। सरल शब्दों में 100 ग्राम विलायक में किसी विलेय की ग्रामों में घोली गई अधिकतम मात्रा को विलेयता कहते हैं। वाष्पदाब वेपर प्रेशर वह प्रक्रिया जिसके द्वारा द्रव के अणु वाष्प अवस्था प्राप्त कर लेते हैं वाष्पन अर्थात वेपोराइजेशन कहलाती है तथा इसकी विपरीत क्रिया जिसमें वाष्प अवस्था द्रव अवस्था में बदल जाती है संघनन अर्थात कंडेंसेशन कहलाती है। जब एक द्रव को बंद पात्र में रखा जाता है तब उच्च गतिज ऊर्जा युक्त अणु द्रव अवस्था छोड़कर द्रव की सतह से ऊपर आ जाते हैं। जैसे ही गैस प्रावस्था में अणुओं की संख्या अधिक हो जाती है तो उनमें से कुछ अणु द्रव की सतह पर संघनित हो जाते हैं। इस प्रकार वाष्पन तथा संघनन की प्रक्रिया
बार बार दोहराई जाती है। अतः दिए गए ताप पर द्रव एवं वाष्प अवस्था में गतिक साम्य स्थापित हो जाता है, यथा द्रव रिवर्सिबल वाष्प। द्रव की सतह से ऊपर वाष्प का सांद्रण अपरिवर्तित रहता है एवं वाष्प साम्यावस्था पर एक निश्चित दाब आरोपित करती है। अतः निश्चित ताप पर वाष्प तथा द्रव साम्यावस्था पर वाष्प द्वारा स्थापित दाब वाष्प दाब कहलाता है। निम्न 3 चित्रों के माध्यम से वाष्पन, संघनन एवं उनके साम्य को समझाया गया है। वाष्पन की क्रिया प्रारंभ होते ही दाब मापी में पारा चढ़ने लगता है। वाष्पन के साथ संघनन की क्रिया प्रारंभ होते ही दाब मापी का पारा चढ़ता उतरता रहता है। वाष्पन की दर व संघनन की दर समान हो जाने पर अर्थात साम्यावस्था पर पारे का चिन्ह स्थिर हो जाता है। वाष्प द्वारा स्थापित यह दाब वाष्प दाब कहलाता है। वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। पहला, द्रव की प्रकृति, नेचर ऑफ लिक्विड। जिन द्रवों में अंतर आणविक बलों की प्रकृति दुर्बल होती है वे अधिक मात्रा में वाष्प उत्पन्न करते हैं। अतः अधिक वाष्पशील होने के कारण ऐसे द्रव अधिक वाष्पदाब उत्पन्न करते हैं। जल की तुलना में एथेनॉल में दुर्बल हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, इसलिए एथेनॉल जल की तुलना में अधिक वाष्पशील होता है। अतः एथेनॉल का वाष्पदाब जल की तुलना में अधिक होता है। दूसरा, तापमान, टेम्परेचर। किसी द्रव का वाष्पदाब तापमान बढ़ाने पर बढ़ता है। इसका कारण यह है कि अधिक ताप पर अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और अणु अधिक संख्या में वाष्पित होते हैं। फलस्वरूप द्रव का वाष्पदाब बढ़ जाता है। इसके विपरीत ताप कम होने की स्थिति में द्रव का वाष्पदाब कम हो जाता है। वाष्पदाब को प्रभावित करने वाला तीसरा कारक है अवाष्पशील विलेय की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर उसका वाष्पदाब घट जाता है, अर्थात विलयन का वाष्पदाब शुद्ध विलायक के वाष्पदाब से कम होता है। इसका कारण यह है कि वाष्पन एक पृष्ठीय घटना है। द्रव की सतह पर अवाष्पशील विलेय पदार्थ के अणु विलायक के अणुओं का स्थान ले लेते हैं, जिससे विलायक के अणुओं की सतह छोड़कर वाष्प अवस्था में जाने की प्रवृत्ति घट जाती है और वाष्पदाब कम हो जाता है। चित्र ए में शुद्ध द्रव विलायक, जिसे नीले रंग से दर्शाया गया है, में वाष्पन को लाल तीर के निशान व संघनन को काले रंग के तीर के निशान से दर्शाया गया है। चित्र बी में ग्लूकोज विलेय युक्त विलयन दर्शाया गया है। इस विलयन में विलेय के कण विलायक के कणों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर वाष्पन की क्रिया मंद कर देते हैं। चित्र सी में दर्शाया गया है कि अंततः पुनः साम्यावस्था प्राप्त होती है, लेकिन वाष्पन की क्रिया मंद होने से वाष्पदाब कम हो जाता है। राउल्ट का नियम, वाष्पदाब का अवनमन, राउल्ट्स लॉ, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सन 1886 में राउल्ट ने विलयन में विलेय के सांद्रण तथा वाष्पदाब अवनमन में संबंध स्थापित किया। विलेय की प्रकृति के आधार पर राउल्ट के नियम का अध्ययन 2 पदों में किया जा सकता है। पहला, वाष्पशील विलेयों के लिए राउल्ट का नियम। स्थिर ताप पर वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्पदाब उसके मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है, या निश्चित ताप पर वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्पदाब शुद्ध घटक के वाष्पदाब तथा विलयन में उपस्थित घटक के मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात PA is equal to PA naught into XA या PB is equal to PB naught into XB, जहाँ PA तथा PB क्रमशः द्रव A व B का विलयन में वाष्पदाब, PA naught व PB naught विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब तथा XA व XB क्रमशः घटक A तथा B का विलयन में मोल प्रभाज है। समान ताप पर विलयन का कुल दाब कैपिटल P आंशिक दाब PA तथा PB के बराबर होता है। डाल्टन के आंशिक दाब के नियमानुसार कैपिटल P इज इक्वल टू PA प्लस PB, अतः P इज इक्वल टू PA नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट इंटू XB। चूंकि XA प्लस XB इज इक्वल टू 1, इसलिए
एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी, इसका मान उक्त समीकरण में रखने पर प्राप्त होता है P इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू 1 माइनस एक्स बी प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। इसे हल करने पर समीकरण प्राप्त होती है P इज इक्वल टू पी ए नॉट प्लस एक्स बी इंटू पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट। यह समीकरण सरल रेखीय समीकरण y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का एक रूप है। P इज इक्वल टू पी ए नॉट प्लस एक्स बी इंटू पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट सरल रेखीय समीकरण रूप से निम्न निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। पहला, विलयन का कुल वाष्पदाब P विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोल अंश x से संबंधित किया जा सकता है। दूसरा, विलयन का कुल वाष्पदाब घटक A तथा B के मोल प्रभाज का रेखीय गुणक होता है, क्योंकि Pa0 तथा Pb0 स्थिर है। चित्र में दो घटकों A व B के मोल प्रभाज व वाष्पदाब को आरेख के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। आरेख में घटक A का वाष्पदाब घटक B के वाष्पदाब से कम है। घटक A व B के अधिकतम वाष्पदाब को y अक्षों पर काटकर दिखाया गया है, जबकि उनके घटते बढ़ते मोल प्रभाजों को x अक्षों में दर्शाया गया है। घटकों के विलयन में आंशिक दाब को Pa व Pb व कुल दाब को P रेखा से दिखाया गया है। आरेख से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि किसी घटक का मोल प्रभाज बढ़ने के साथ उसका वाष्पदाब भी उसी अनुरूप बढ़ता जाता है। राउल्ट का दूसरा नियम, अवाष्पशील विलेयों के लिए राउल्ट का नियम। जब किसी ठोस विलेय जैसे ग्लूकोज, नमक, यूरिया आदि को जल में घोलकर समांगी विलयन बनाया जाता है तो प्राप्त विलयन का वाष्पदाब शुद्ध विलायक की तुलना में कम होता है। जैसा कि हमें विदित है कि वाष्पन की क्रिया पृष्ठीय घटना है। वाष्पदाब विलायक के पृष्ठ पर उपस्थित विलायक के अणुओं के पलायन पर निर्भर करता है, लेकिन किसी अवाष्पशील विलेय की उपस्थिति में विलेय के कण विलायक के अणुओं के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं, जिससे विलयन का वाष्पदाब शुद्ध विलायक की तुलना में कम हो जाता है। राउल्ट ने इन्हीं अवाष्पशील विलेयों से युक्त विलयनों के लिए एक नियम प्रतिपादित किया। दिए हुए ताप पर विलयन का वाष्पदाब विलायक के वाष्पदाब के समानुपाती होगा तो इसे निम्न प्रकार व्यक्त करते हैं। विलयन का वाष्पदाब Ps इज इक्वल टू विलायक का वाष्पदाब Pa। राउल्ट के प्रथम नियम से हम जानते हैं कि Pa इज इक्वल टू Pa नॉट इंटू XA, इसलिए Ps इज इक्वल टू Pa नॉट इंटू XA या Ps अपॉन Pa नॉट इज इक्वल टू XA। दोनों पक्षों को एक में से घटाने पर 1 माइनस Ps अपॉन Pa नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस XA। चूंकि XA प्लस XB इज इक्वल टू 1, इसलिए 1 माइनस XA इज इक्वल टू XB रखने पर प्राप्त होता है Pa नॉट माइनस Ps अपॉन Pa नॉट इज इक्वल टू XB, जहां XB विलेय का मोल अंश है, Pa नॉट माइनस Ps वाष्पदाब के अवनमन तथा Pa नॉट माइनस Ps अपॉन Pa नॉट सापेक्ष वाष्पदाब अवनमन को व्यक्त करता है। अतः स्थिर तापमान पर अवाष्पशील विलेय से युक्त आदर्श विलयन का सापेक्ष वाष्पदाब अवनमन उसमें उपस्थित अवाष्पशील विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अर्थात यदि इसे गणितीय रूप में प्रकट करें तो Pa नॉट माइनस Ps अपॉन Pa नॉट इज इक्वल टू XB। यदि अवाष्पशील विलेय तथा विलयन के वाष्पदाब के मध्य आरेख खींचा जाए तो यह निम्न प्रकार प्राप्त होगा। ध्यान देने योग्य बात है कि प्राप्त रेखा का ढाल शुद्ध विलायक के वाष्पदाब अर्थात Pa नॉट से दर्शाया जाता है। चित्र A व B में विलयन व शुद्ध विलायक की वाष्पन क्रिया दिखाई गई है। आइए अब चर्चा करें आदर्श एवं अनादर्श विलयनों पर। आदर्श एवं अनादर्श विलयन, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आदर्श विलयन, आइडियल सॉल्यूशन, जो विलयन सांद्रता की सभी परासों पर राउल्ट के नियम का पूर्ण रूप से पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। किसी आदर्श विलयन के प्रमुख अभिलक्षण निम्नलिखित हैं। पहला, आदर्श विलयन का वाष्पदाब A तथा B घटकों के वाष्पदाब के मध्य का होता है।
आदर्श विलयन राउल्ट के नियम से किसी प्रकार का विचलन प्रदर्शित नहीं करते हैं, अर्थात PA इज इक्वल टू PA नॉट इंटू XA या PB इज इक्वल टू PB नॉट इंटू XB होता है। तीसरा, दोनों घटकों को मिलाने पर एंथैल्पी में होने वाला परिवर्तन शून्य होता है, अर्थात डेल्टा H मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। दोनों घटकों को मिलाने पर आयतन में होने वाला परिवर्तन शून्य होता है, अर्थात डेल्टा V मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। इस प्रकार के मिश्रणों का क्वथनांक दोनों घटकों के मध्य का होता है। विलयन के अणुओं के मध्य लगने वाला अंतर आणविक बल घटकों के अणुओं के मध्य लगने वाले अंतर आणविक बलों के बराबर होते हैं, जैसे AB इज इक्वल टू AA इज इक्वल टू BB। आदर्श विलयनों के लिए राउल्ट के नियमानुसार सरल रेखीय आरेख प्राप्त होता है, जिस पर हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। उदाहरणार्थ, बेंजीन प्लस टॉल्वीन नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन, इसी प्रकार क्लोरोबेंजीन व ब्रोमोबेंजीन का मिश्रण आदर्श विलयन के अंतर्गत आते हैं। उदाहरणार्थ, बेंजीन तथा टॉल्वीन का मिश्रण, नॉर्मल हेक्सेन तथा नॉर्मल हेप्टेन का मिश्रण या क्लोरोबेंजीन तथा ब्रोमोबेंजीन आदि का मिश्रण। अनादर्श विलयन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जब कोई विलयन सांद्रता की किन्हीं भी परासों पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है तो वह विलयन अनादर्श विलयन कहलाता है। अनादर्श विलयनों के अभिलक्षण निम्नलिखित हैं। पहला, विलयन का वाष्पदाब A तथा B घटकों के वाष्पदाब से अधिक या कम होता है। दूसरा, राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं, अर्थात PA कैन नॉट बी इक्वल टू PA नॉट इंटू XA या PB नॉट कैन नॉट बी इक्वल टू PB नॉट इंटू XB। तीसरा, दोनों घटकों को मिलाने पर एंथैल्पी में होने वाला परिवर्तन शून्य नहीं होता है, अर्थात डेल्टा H मिक्सिंग कैन नॉट बी इक्वल टू 0। चौथा, दोनों घटकों को मिलाने पर आयतन में होने वाला परिवर्तन शून्य नहीं होता है, अर्थात डेल्टा V मिक्सिंग कैन नॉट बी इक्वल टू 0। पांचवा, इस प्रकार के मिश्रणों का क्वथनांक दोनों घटकों के मध्य का नहीं होता है। छठवां, विलयन के अणुओं के मध्य लगने वाला अंतर आणविक बल घटकों के अणुओं के मध्य लगने वाले अंतर आणविक बलों के बराबर नहीं होते हैं, अर्थात AB कैन नॉट बी इक्वल टू AA एंड कैन नॉट बी इक्वल टू BB। सातवां, अनादर्श विलयनों के लिए सरल रेखीय आरेख प्राप्त नहीं होता है। अनादर्श विलयनों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, वे विलयन जो आदर्श विलयन से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, तथा दूसरा, वे विलयन जो आदर्श विलयनों से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। आइए सबसे पहले चर्चा करें ऐसे विलयनों की जो कि धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। इस प्रकार के विचलन में प्रत्येक घटक जैसे A व B का आंशिक वाष्पदाब राउल्ट नियम पर आधारित आपेक्षिक वाष्पदाब से अधिक होता है, अर्थात विलयन का वाष्पदाब अपने घटकों के वाष्पदाब से उच्च होता है। धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन के निम्नलिखित गुणधर्म हैं। पहला, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयनों में A तथा B घटकों का वाष्पदाब विलयन के वाष्पदाब से उच्च होता है। दूसरा, ऐसे अनादर्श विलयन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, अर्थात PA इज ग्रेटर देन PA नॉट इंटू XA या PB इज ग्रेटर देन PB नॉट इंटू XB, अर्थात विलयन में किसी घटक का आंशिक वाष्पदाब शुद्ध विलायक के वाष्पदाब तथा उस घटक के मोल अंश के गुणनफल से अधिक होता है। तीसरा, दोनों घटकों को मिलाने पर एंथैल्पी में होने वाला परिवर्तन धनात्मक होता है, अर्थात डेल्टा H मिक्सिंग इज इक्वल टू पॉजिटिव। अतः ऐसे विलयन स्पर्श करने पर ठंडे प्रतीत होते हैं। चौथा, दोनों घटकों को मिलाने पर आयतन में होने वाला परिवर्तन धनात्मक होता है, अर्थात डेल्टा V मिक्सिंग इज इक्वल टू पॉजिटिव। पांचवा, विलयन का क्वथनांक दोनों घटकों से कम हो जाता है और ये न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी बनाते हैं। छठवां, विलयन के अणुओं के मध्य लगने वाला अंतर आणविक बल घटकों के अणुओं के मध्य लगने वाले अंतर आणविक बलों से कम प्रबल होते हैं। AB इज स्मॉलर देन AA तथा BB। सातवां, अनादर्श विलयनों के लिए वक्र में उच्चिष्ट अर्थात मैक्सिमा प्राप्त होता है। चित्र में
टूटी रेखाओं से प्रदर्शित आरेख आदर्श विलयन तथा पूर्ण रेखाओं से दर्शाया गया उच्चिष्ट धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन के लिए दिखाया गया है। उदाहरणार्थ एथेनॉल तथा साइक्लोहेक्सेन का मिश्रण, दूसरा एथेनॉल तथा जल का मिश्रण, तीसरा एथेनॉल तथा एसीटोन का मिश्रण आदि।